हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो चलिए, आज हम लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पता है आप लोग का कि हमने एमएसएन का इन्फ्लामेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इस चैप्टर का लास्ट एंड है। इन्फ्लामेशन हमारा खत्म हो जाएगा आज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन्फेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए, तो अपना सेशन आगे बढ़ाने से पहले आप लोग के लिए एक पता है, आप लोग को एक लाइन सुनाया जाता है डेली। तो सुनिएगा, लाइन क्या है। जीवन में इस लाइन को नहीं उतारना है। बस क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारा ये मोटिव है कि आप लोग बोरिंग फील ना करें, इसलिए हमने 2 लाइन सुना देते हैं। तो इसको अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में कंपेयर मत कीजिएगा। बस हंसी के लिए थोड़ी देर के लिए करना है, बस उसके बाद तब अपने करियर पे ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? तेरी मुस्कान में इतना करेंट है। क्या है? तेरी मुस्कान में इतना करेंट है, देखते ही मेरा दिल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तेरी मुस्कान में इतना करेंट है, देखते ही मेरा दिल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लोग पूछते हैं इतना क्यों हंसता है ये बंदा। लोग पूछते हैं इतना क्यों हंसता है ये बंदा। मैं कहता हूँ क्या करूँ यार, मेरी वो है, वही सुपर हिट है। तो मैं हंसू नहीं तो रोऊं। चलिए, बस शांति। अब इसको भूल जाना है, अब अपने कैरियर पर फोकस करना है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। आज देखते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो जैसा कि पता है, हम लोग इन्फ्लामेशन स्टार्ट किए हुए थे। तो इन्फ्लामेशन के हमने एक्यूट खत्म कर लिया। एक्यूट जो कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोनिक। तो आपको जैसा कि पता है कि क्रोनिक क्या है? एक लंबे टर्म से जो चले आता है बीमारी, उसको हम लोग, जो लंबे टर्म से चले आता है बीमारी, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब जो लंबे समय से इन्फ्लामेशन चला आ रहा है, कई वीक हो, कई मंथ हो, कई साल से भी चला आ रहा है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? क्रोनिक में, मतलब लंबे समय से वो चला आ रहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन का दूसरा टॉपिक। एक्यूट हमने खत्म कर लिया था, आप लोग को पता होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से आपको बताए थे कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है, कि यह लंबे समय से, कई साल, कई वीक, कई मंथ से यह हमारे बॉडी में चला आ रहा है। इसमें कंटिन्यूअस सेल डैमेज होता है, रिपेयर होता है, सेल डैमेज होता है और रिपेयर होता है। तो यह कई मंथ, कई वीक, कई साल से जो चला रहा है। और एक्यूट में बताया कि यह शॉर्ट टर्म तेजी से होता है, तेजी से स्टार्ट हुआ और तुरंत खत्म हो गया। तेजी से स्टार्ट हुआ, तुरंत खत्म हो गया। यह क्या होता है? धीरे धीरे स्टार्ट भी होता है और धीरे धीरे खत्म भी होता है। तो यह लंबा समय लेता है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बता दिया। आज हम लोग पढ़ते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्या है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना एंड नेक्रोसिस। इसमें हम लोग पहला देखते हैं टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड
नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन एंड नेक्रोसिस, मतलब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का पहला कैरेक्टर क्या है, तो पहला कैरेक्टर क्या है कि टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन होता है और नेक्रोसिस। टिश्यू का डिक्रीशन से क्या होता है कि टिश्यू इंजरी, जब भी आपको बताए थे कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, जब भी हमारे शरीर में इंजरी होता है तब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इंजरी से जो भी हमारा सेल टिश्यू जो होता है क्या होता है, डैमेज होता है। तो क्रॉनिक में क्या होता है, बहुत लंबे समय से जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो अगल बगल का, जहाँ पे इंजरी हुआ तो वो तो हो ही रहा था, तो वहाँ के अगल बगल का एरिया भी इन्फेक्टेड हो रहा है और इंजरी हो रहा है, तो वहाँ का बगल बगल का टिश्यू भी क्या हो रहा था, इंजरी हो रहा था। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि टिश्यू डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे इंजरी होने के बाद क्या होता है कि अगल बगल के एरिया को वो क्या करता है, बहुत समय से, अगर लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वह पूरे टिश्यू को हमारे बॉडी में वह डिस्ट्रैक्शन कर देता है, खराब कर देता है। due to tissue injury at long lasting due to continuous action of inflammation cell, continuous inflammation अगर बना रहता है सेल में तो हमारे टिश्यू को क्या करता है, वो डैमेज कर देता है। जैसे अल्सर होता है वो बहुत दिन तक क्रॉनिक हो गया, ये सब टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये सब हमारे टिश्यू को बहुत मात्रा में डैमेज कर देता है। ये हो गया। और पेप्टिक अल्सर बताया आपको, ये सब क्या होता है, लंबे समय का इन्फ्लामेशन है, ये सब बहुत डेंजरस है। और नेक्रोसिस क्या है कि डेथ ऑफ टिश्यू का मरना। नेक्रोसिस एक कॉमन है, ये क्या है, एक कॉमन है, नेक्रोसिस कॉमन है। डेथ ऑफ टिश्यू क्या करता है, डेथ ऑफ जो टिश्यू मर गया उसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और डिस्ट्रक्शन में क्या, टिश्यू डिस्ट्रक्शन क्या करता है कि जो भी हमारे इंजरी जगह है वहां पे क्या होता है, जितने भी टिश्यू रहता है उसको क्या करता है, इंजरी कर देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। और नेक्रोटिक सेल्स इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। जो यह टिश्यू डेथ सेल है, डेथ सेल क्या करता है, यहाँ पे जब नए सेल का बनता है तो वहां पर क्या होता है, एक स्कार फॉर्मेशन होता है। स्कार मतलब बताया था आपको कि निशानी टाइप का बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग। दूसरा क्या है, इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग। तो इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग का मतलब होता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू विच इज अ न्यू टाइप ऑफ सेल। जो भी आप, जैसे आपको बताया यहाँ पे कि डेथ ऑफ सेल हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि गड्ढा टाइप का बन जाता है। इंजरी होने के बाद आपके बॉडी में कभी इंजरी हुआ होगा, कभी चोट लगने से किससे, क्या आप लोग देखे होंगे कि वहां पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। तो आप गड्ढा रहेगा तो कैसे होगा, आपको हम पिछले क्लास में एग्जांपल बताए थे कि जब कोई दीवार में किसी स्क्रैच लगने से, किसी चोट लगने से क्या होता है, दीवार के कहीं पे बीच में कहीं पे खड्डा बन जाता है। मिस्त्री को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, वो सीमेंट बालू लेके उसको रिपेयर कर देते हैं, उसपे चिपका देते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि ग्रेनुलेशन, वहां पे जब इंजरी होने के बाद वहां पे खड्डा हो जाता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसपे क्या करता है, नए टिश्यू का उत्पन्न करता है। नए टिश्यू का बनना ही क्या कहलाता है, ग्रेनुलेशन। जैसे नए टिश्यू कौन बनेगा, जैसे टिश्यू विच इज न्यू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फेब्रियोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नए टाइप के सेल बनाता है, नए टाइप के टिश्यू बनता है। जैसे किसके मदद से बनता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाता है, कोलेजन को बनाता है। कोलेजन क्या करता है, उसे जो गड्ढा रहता है वहां पे नए
फिब्रियोब्लास्ट को उसमें बनाता है। फिब्रियोब्लास्ट क्या करता है? फिब्रियोब्लास्ट मदद करता है जो हीलिंग है, मतलब घाव को भरने में, नए सेल को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कोलेजन को बनाता है, कोलेजन मदद करता है। कोलेजन के बारे में आपको बताए थे कि यह किस तरह का हो, जैसे मिस्त्री क्या कर रहे थे, ईट बालू का बालू सीमेंट से उसका जो लगा रहे थे, उसी तरह यह उसका एग्जाम्पल, ईट और बालू का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या है? कोलिजन है। कोलिजन क्या करता है? वो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कोलिजन के मदद से वहां पे नए सेल का उत्पन्न करता है। ये क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। यह मिस्त्री हो गया, यह मिस्त्री हो गया। ये क्या हो गया? सीमेंट। सीमेंट और बालू समझ सकते हैं, बालू बालू, सीमेंट बालू कोलिजन हो गया, और मिस्त्री कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो ये क्या करता है? इसकी मदद से वो घाव को हीलिंग करता है, रिपेयर करता है, और इसमें फिब्रोब्लास्ट का भी रोल होता है, फिब्रोब्लास्ट। तो हीलिंग ऑकर साइड और बाय द हीलिंग अकर साइड बाय द इंजरी। इंजरी जो है, इंजरी के साइड में, जैसे यहाँ पे हमारा इंजरी हुआ है, तो ये क्या करेगा? हीलिंग, ये क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कोलेजन फाइबर को बनाते जाएगा, धीरे 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 ये बनते जाएगा, चारों बल से बनते जाएगा, और धीरे धीरे एक जगह ये इंफ्लेमेशन खत्म होगा। तो यहाँ पे एक नए स्किन का, यहाँ पे नए टिश्यू का उत्पन्न होगा। आप लोग को इंजरी हुआ तो देखोगे कि धीरे धीरे क्या होता है? वहां पे स्किन बनने लगता है। वहां का स्किन कुछ दिन के लिए क्या होता है? पूरे फ्लेक्सिबल होगा। वहां पे जहाँ पे गड्ढा हो गया था, वहां पे थोड़ा उसको प्रेस करके देखिएगा तो वहां का स्किन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, बहुत पतला होता है, तो नया रहता है। तो फिर धीरे धीरे वो इस फॉर्म में आ जाता है, नॉर्मल फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखें? इंफ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग, नया सेल का बनना और नया सेल घाव का भरना, ये कहलाता है। नया सेल बनता है और घाव भरता है, हीलिंग होता है वहां पे। फिब्रियोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, डेवलप हीलिंग टू परमानेंट स्कैरिंग। और इसमें क्या होता है? जब वह टिश्यू बनता है तो परमानेंट निशान बना लेता है। क्रोनिक में क्या होता है? परमानेंट निशान बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेन डायनामिक। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है? पेन डायनामिक। इसका तीसरा क्या है हमारा? पेन डायनामिक है। पेन डायनामिक क्या कहता है? पेन इज अ persistent but less severe than in acute inflammation। इसमें क्या होता है कि आपको हम बताए थे कि पिछले क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि इसमें लेस मार्क्स साइन होता है, जैसे रेडनेस भी बहुत कम होगा, पेन भी कम होगा, और कम होगा लेकिन लंबे समय तक होगा, कम होगा लेकिन लंबे समय तक होगा। और उसमें क्या होता है? अधिक पेन, अधिक हीट एक ही बार में हो जाता था एक्यूट में। तो इसमें यही कहता है, पेन डायनामिक में यही कह रहा है इसमें कि इसमें जो है पेन इज परसिस्टेंट, मतलब पेन लगातार चलेगा, पेन लगातार चलेगा, बट क्या होगा कि कम मात्रा में होगा। जैसे एक्यूट में हो रहा था, बहुत सारे तुरंत एक सडन अचानक रेडनेस हो गया और अचानक से हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा पेन होने लगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे पेन होगा और लंबे समय तक चलेगा। एक्यूट के मामला में यहाँ कम पेन होता है और लंबे समय तक होता है, ये याद रखना। और इसमें क्या होता है कि जहां पे इंजरी हो गया है, जहां पे इंजरी है उसी साइड पे यह पेन करेगा, पूरे बॉडी में, होल बॉडी में नहीं करेगा, सिर्फ जहां पे इंजरी है वहीं पे करेगा। उसमें क्या हो रहा था कि पूरे बॉडी में भी पेन हो रहा था एक्यूट में। इसमें क्या है कि जो इंजरी जगह है यहीं पे सिर्फ पेन होगा, पूरे बॉडी, होल बॉडी में नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इट इज यूजली लोकलाइज्ड, मतलब यह जो जहां पे इंजरी हुआ वहीं पे पेन होगा और लंबे समय तक होते रहेगा। पेन इज excavated by the activity and tends to subside with rest। क्या कहता है? पेन इज, पेन बढ़ जाना, पेन का बढ़ जाना, और किसी एक्टिविटी से पेन का बढ़ जाना, और क्या होता है?
असर धीरे धीरे कम हो, जब रेस्ट करते हैं, जब किसी एक्टिविटी से हम कोई भी एक्टिविटी करने लगते हैं तो क्या होता है कि पेन होने लगता है, जहाँ पे स्वेलिंग रहता है, इंजरी रहता है, वहां पे कोई भी जैसे दौड़े चले चाहे कोई सामान खाए तो क्या होता है, पेन होने लगता है। पेन होने लगता है तो क्या होता है कि जब रेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। इसमें ऐसा रोल है कि अगर किसी वजह से किसी एक्टिविटी से हमारे इंजरी साइड पे पेन हो गया तो हम जब रेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेन कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो वही कह रहा है पेन इज एक्सकर्वेटेड बाय एक्टिविटी एंड ट्रेंड्स टू सबसाइड विद रेस्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्परेचर एंड एप्रीहेंस। चौथा हमारा क्या है, और क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड एप्रीहेंस। एप्रीहेंस तो टेम्परेचर एंड एप्रीहेंस क्या कहता है, अफेक्टेड पार्ट बाय अपीयर नॉर्मली और स्लाइटली रेड। मतलब जो अफेक्टेड पार्ट रहता है वो थोड़ा सा हल्का सा रेडनेस दिखेगा, क्योंकि इतना लंबे समय तक चलेगा तो उतना रेडनेस नहीं हो सकता है, तो उसमें हल्का थोड़ा बहुत कम मात्रा में स्लाइटली रेड दिखने को मिलता है, नॉर्मल रेड देखने को मिलता है। जहां पे अफेक्टेड एरिया है वहां पे उसमें बहुत पूरा रेडनेस दिख रहा था एक्यूट में, इसमें बहुत कम मात्रा में रेडनेस देखने को मिलता है। हीट एंड रेडनेस आर नॉट अ परमानेंट एज इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। बताया आपको कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो बहुत अधिक मात्रा में रेडनेस दिखने को मिलता था उतना यहाँ पे क्रोनिक में नहीं देखने को मिलता। आपको पहले बताया कि लेस मार्क साइंड यहाँ होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा, दर्द होगा। स्वेलिंग हो सकता है, दर्द, रेडनेस, हीट और ये सब कम मात्रा में यहाँ पे होगा। तो वही कह रहा है हीट एंड रेडनेस आर नॉट अ परमानेंट एज अ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन की तुलना में यहाँ पे स्लाइटली रेडनेस देखने को मिलता है अफेक्टेड पार्ट पे, हीट एंड रेडनेस कम देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वेलिंग। ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। तो यहाँ क्या आता है, स्वेलिंग इज द यूजुअली फाइब्रस एंड फॉर्म ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ स्कार टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है कि जब एक्युमुलेशन हो जाता है, किस चीज का एक्युमुलेशन है, फाइब्रस और swelling is usually fibrous and form due to accumulation of scar tissue। जो हमारे पास घाव जो स्वेलिंग जो हम बताया कि स्वेलिंग किस वजह से हो रहा था एक्यूट में, कि वहां पे क्या हो रहा था, जो प्रोटीन और प्लाज्मा जो हमारे ब्लड वेसल से कहाँ आ रहा था, टिश्यू में आ रहा था, तो वह एक जगह एक्युमुलेशन हो रहा था। जब भी एक जगह एक्युमुलेशन हो रहा था उसी से क्या होता है, फाइब्रस क्वांटिटी इकट्ठा, जो वही क्या होता है, एक जगह होने से एक्युमुलेशन इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद वहां पे क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, मतलब पॉस बन जाता है। पॉस बनने के कारण ही हमको क्या मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। जब भी पॉस बनेगा आप फिंगर से आप फील कर सकते हैं पॉस को। पॉस क्या होता है, जब भी आप कहीं पे पॉस बनेगा तो उसको फील कीजिएगा तो वहां पे दबेगा, और पूरी मतलब कभी गुब्बारा में उंगली डाले हैं तो उसी तरह से वहां पे भी ऐसा ही होता है। कहाँ पे, यहाँ पे स्वेलिंग होगा, पॉस बनेगा वहां पे। तो यही कहता है इट इज नॉट सॉफ्ट लाइक एक्यूट इन्फ्लामेशन। वहां पे तो सॉफ्ट, इट इज नॉट सॉफ्ट, वहां पे थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पे क्या होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे जो स्वेलिंग होता है बहुत हार्ड होता है। एक्यूट में सॉफ्ट हो रहा है तो वहां पे उंगली डालने पर क्या होता था कि वह दबने लगता था। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। यहाँ का क्योंकि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वहां क्या हो रहा था, 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए हो रहा था, यहाँ लंबे समय से चले आ रहा है। तो वो जो सेल सर को जो मारता है, काटता है, इंजरी करता है, जो बैक्टीरिया वायरस, वो क्या होता है, एक जगह एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन होने के बाद वो क्या होता है, हार्ड होते जाता है, बहुत दिन से होते रहता है। उसके बाद है छठा है सेलुलर इनफिल्ट्रेशन। सेलुलर इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन मतलब कि इसमें क्या होता है कि सेल आर प्रेजेंट,
मोनोन्यूक्लियर सेल, इसमें जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो मोनोन्यूक्लियर सेल सब प्रेजेंट रहता है, मोनोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहता है, सेल मोनोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहता है। जैसे मैं बताते आपको, जैसे बताया आपको लिम्फोसाइट, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट रहता है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस तो क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मैक्रोफेजेस। यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहता है, कहाँ, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर में क्या सब देखे, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना और नेक्रोसिस होना देखे। उसके बाद इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग देखे। उसके बाद पेन डायनामिक देखे, टेम्परेचर एंड अपीयरेंस देखे। उसके बाद सेलुलर इनफिल्ट्रेशन देखे। अब हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का क्लासिफिकेशन देखें हम लोग। कैरेक्टर खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन दो टाइप का, एक है स्पेसिफिक, सॉरी हाँ स्पेसिफिक, और ये क्या है दूसरा, ये पहला था। दूसरा क्या है, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन और स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू स्पेसिफिक इनेक्टिव इन्फेक्टेड एजेंट। ये क्या होता है कि स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये क्या होता है, यह क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसके वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया, वायरस और बहुत, हाँ ये बैक्टीरिया, वायरस और जो भी माइक्रो जीवाणु है, जितने भी जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके वजह से जो हमारे पास इन्फ्लामेशन हो रहा है वो किस में आ जाएगा, स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन में आ जाएगा। और नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें ड्यू टू परसिस्टेंट इरिटेशन, मतलब लंबे समय से शरीर के टिश्यू में डैमेज करना। फॉरिजिन बॉडी के कारण हो सकता है, फॉरिजिन बॉडी, ओरिजिन बॉडी के कारण हो सकता है, या यह क्या है, या बहुत दिनों से अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्यूट
या ड्यू टू परसिस्टेंट इरिटेशन। persistent and ON। तो नॉन स्पेसिफिक में हमने देखा कि स्पेसिफिक में क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा था। तो स्पेसिफिक में क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, फंगी भी आ जाएगा इसमें, फंगी, पैरासाइट और बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट के कारण जो हो रहा था वो स्पेसिफिक में आ गया। और नॉन स्पेसिफिक में क्या हो गया कि फॉरिजन बॉडी, फॉरिजन बॉडी मतलब क्या हो गया, तो नेचुरली नहीं होता है, वह फॉरिजन बॉडी जो है नेचुरली नहीं आता है, आपको किसी इंजरी के कारण या फिर किसी को चुभ जाने के कारण, कोई भी लकड़ी हो, चाहे कोई शीशा हो, चाहे कोई भी किसी चीज अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे सेल में चला जाता है हमारे टिश्यू में, उस वजह से हो सकता है, तो वो क्या हो गया, फॉरिजन पार्टिकल्स हो गया, बॉडी हो गया। और प्रोलॉन्ग्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो अगर बहुत लंबे से अगर कोई कभी कभी होता है क्या कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता, वो लंबे समय से चला आता है, लंबे समय से चला आता है, तो क्या कर लेता है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का निर्माण कर लेता है। तो वो किस में आ जाएगा, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाएगा। और परसिस्टेंट इरिटेशन, परसिस्टेंट इरिटेशन का मतलब हो गया कि किसी वजह से, जैसे फॉरिजन बॉडी के कारण अगर लंबे समय से किसी सेल को, टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का निर्माण हो जाता है। तो फॉरिजन बॉडी, प्रोलॉन्ग्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन और परसिस्टेंट एंड इरिटेशन के कारण क्या होता है, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। और बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी के कारण जो आता है वो स्पेसिफिक में आता है। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे टीबी। टीबी क्या होता है, एक बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया मायोबैक्टीरिया ऐसा ही नाम है एक बैक्टीरिया का, उससे होता है। उसके बाद सिफिलिस बीमारी जो होता है वो भी किसके वजह से होता है, वो लिप्रोसी। तो यह किस कैटेगरी में आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, यह स्पेसिफिक कैटेगरी में आ गया, क्योंकि यह किससे हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी की वजह से हो रहा है। और इसमें देख लेते हैं, जैसे क्रोनिक अल्सर या ब्रोंक जैसे एग्जांपल में, जैसे क्रोनिक अल्सर हो गया, ये किस में आ जाता है, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाता है। या तो ये तो क्या होता है, या तो फॉरिजन बॉडी से हो या एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब अल्सर जब थोड़ा सा एक्यूट हुआ होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा, किसी वजह से नहीं ठीक होगा, वह लंबे समय से चला आता होगा, चला आने के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके वजह से हो सकता है, या परसिस्टेंट एंड इरिटेशन, टिश्यू के बहुत लंबे समय तक डैमेज होने के कारण भी हो सकता है। तो ये सब इसमें, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, जिसमें दो तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सिस्टमिक, सिस्टमिक इफेक्ट के कारण क्या क्या होता है, देखते हैं कुछ। सिस्टमिक इफेक्ट में पहला सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो पहला है सिस्टमेटिक सिम्टम। इसमें पहला क्या आ जाता है,
सिस्टमिक सिम्टम्स। तो पहला सिस्टमेटिक इफेक्ट में, सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या आ जाता है, यह एक टॉपिक है, यह क्या है, एक टॉपिक है। किसका टॉपिक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का एक टॉपिक है, सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। उसमें हम लोग पहला देखते हैं कि किस वजह से होता है, किस वजह से इफेक्ट होता है। तो सिस्टमेटिक इफेक्ट में, सिस्टमेटिक इफेक्ट में, सिस्टमिक इफेक्ट के कारण, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सिस्टमिक इफेक्ट के कारण हमारे पास क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो मिल्ड फीवर क्या होता है इसमें, मिल्ड फीवर, थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार देखने को मिलता है। उसके बाद वेट लॉस, वेट लॉस होने का चांस रहता है। जनरली वीकनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। वीकनेस के कारण क्या हो सकता है, थकान, फैटिग्यू, थकान हो सकता है। तो सिस्टमिक सिम्टम्स हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, या थोड़ा सा, या तो फीवर देखने को मिलेगा, थोड़ा वेट लॉस देखने को मिलेगा, बॉडी में वीकनेस देखने को मिलेगा, और फैटिग्यू मतलब थकान देखने को मिलेगा। यह सिस्टमिक सिम्टम्स में आ जाएगा। और सिस्टमिक, उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है एनीमिया। ये एनीमिया, तो अगर लंबे समय से हमारे बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन है तो वह एनीमिया कैसे कॉज करता है। तो एनीमिया कॉज करने का मेन कारण है कि डिक्रीज आरबीसी। जब एनीमिया इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि हमारे बॉडी सेल को डैमेज करते रहता है, पता है आपको, टिश्यू को डैमेज करता है। उसके वजह से क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आरबीसी के प्रोडक्शन डिक्रीज होने के कारण एनीमिया हो सकता है, या क्या हो सकता है, शॉर्टर आरबीसी लाइफ, आरबीसी का लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता है। लाइफ, जैसे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है, और उससे कहीं कम जाए। क्यों कम जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा आरबीसी का तो लाइफ, नया आरबीसी बनेगा ही नहीं, तो फिर उसका जो बना हुआ है वो तो 120 दिन में मर गया, अब नहीं बनेगा तो क्या होगा उसके। तो लाइफ स्पैन कम होने के कारण भी एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। उसके बाद रिड्यूस आयरन यूटिलाइजेशन, आयरन यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया कि सही आयरन की मात्रा, तो जब क्या होता है ब्लड में आयरन रहता है, आयरन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब आरबीसी बनेगा ही नहीं, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा तो क्या होगा कि हमारा सेल क्या करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, आयरन का अच्छा से यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा से यूज नहीं करेगा तो क्या कॉज करेगा, एनीमिया को कॉज करेगा। तो हम लोग एनीमिया को देख लिए। उसके बाद सिस्टमेटिक इफेक्ट देखे, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उससे हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो पहला देखिए कि थोड़ा सा फीवर हो रहा था, उसके बाद वीकनेस हो रहा था, जनरल वीकनेस हो रहा था, और थकान हो रहा था। तो सिस्टमिक सिम्टम देखे। उसके बाद देखे एनीमिया, एनीमिया जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके वजह से हो सकता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कम रहा है, जीवन काल कम रहा है, इससे हो सकता है। आयरन के यूटिलाइजेशन से कम हो सकता है। तो हमने एनीमिया देख लिया। उसके बाद तीसरा क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का रिस्पॉन्स, डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्स। क्या होता है डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्स, तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाना। डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ जाने के क्या
बढ़ जाने से क्या हुआ, बढ़ने के कारण क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हुआ, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया। अब हमारे अफेक्टेड एरिया पे हमारे क्या, किस चीज का जरूरी है, डब्ल्यूबीसी का जरूरत है, क्योंकि वही जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ज्यादा डिमांड होने लगता है, तो हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। जब कहीं भी कोई चीज का डिमांड, अब कोई भी कंपनी है, अगर उसका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो अधिक सेल होगा, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तभी तो उसका सेल बढ़ेगा। तो वही बात है, जब हमारे बॉडी में आरबीसी का डिमांड ज्यादा हो जाता है तो यह प्रोडक्शन ज्यादा करता है, उससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिलिया, नियोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया कैसे होता है कि क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कहीं हमारे किसी के बॉडी में अगर बैक्टीरिया के कारण, अगर किसी बॉडी में अगर बैक्टीरिया के कारण अगर बहुत दिनों से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या हो गया, न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण होगा तो न्यूट्रोफिलिया होगा। उसके बाद है इसनोफिलिया। इसनोफिलिया क्यों होता है, इसनोफिलिया एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, परजीवी जब कहीं पे इंजरी होता है, इंजरी होने के बाद क्या करता है, वहां पे एलर्जी हो जाता है। एलर्जी होने के कारण या वहां पे अनवांटेड जो भी परजीवी पैरासाइट है, जो किसी दूसरे होस्ट सेल पे डिपेंड रहता है कि कोई होस्ट सेल पे जाके वो अपना प्रजाति को बढ़ाता है, तो पैरासाइट क्या करता है, जो इन्फेक्टेड एरिया वहां पे जाके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसनोफिलिया देखने को मिलता है। तो न्यूट्रोफिलिया क्या हो रहा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। और न्यूट्रोफिलिया जो क्या करता है, पैरासाइट और जो है उसके पैरासाइट का जनसंख्या का क्या कर रहा है, वो जाके वहां पे इन्फेक्शन वाला जगह पर वो क्या कर रहा है, अपना जनसंख्या को बढ़ा रहा है, उससे इसनोफिलिया को देखने को मिलता है। अगर आपको पता करना है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन को अगर पता करना है तो आप लोग ब्लड टेस्ट कराइएगा। ब्लड टेस्ट में क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ गया, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है या इसनोफिलिया का देखने को इससे पता चल जाता है। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स या साइन दिखने को मिल रहा है। उसके बाद ईसीआर क्या है, ईसीआर एक टेस्ट है। ईसीआर ईएसआर क्या है, ईएसआर है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि इसको इसका बढ़ जाना। ये क्या करता है, ये बढ़ जाता है जब इन्फ्लामेशन होता है, तो इसका इंक्रीज हो जाता है। कौन, ईएसआर इंक्रीज हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन टीबी, अर्थराइटिस, इम्यूनो डिजीजेज का साइन देखने को, इसका बढ़ जाना, ईएसआर का बढ़ जाना किसका साइन दिखाता है, तो क्रोनिक डिजीजेज का। सॉरी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का साइन मिलता है। जब ये सार बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन का साइन दिख रहा है, वो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन का साइन देखने को होता है। ईएसआर अगर किसी का चेक होता है तो ईएसआर अगर बढ़ा रहता है, ब्लड चेक होता है ना, तो उसमें पता चल जाता है ईएसआर बढ़ा रहता है, इसका मतलब कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो इससे ईएसआर से पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं
सिस्टमिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यह था इफेक्ट देख रहे थे, आप देख रहे हैं सिम्टम्स। सिस्टमेटिक सिम्टम, तो जनरल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? जनरल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन के? तो फीवर, आपको बताया कि फीवर, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को पूरी तरह से क्लास में याद हो जाना चाहिए सब, क्योंकि ये सब हर एक टॉपिक में वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो फीवर, फैटिग्यू थकान देखने को मिलता है, और एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है? बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाना। और क्या है? उसके बाद है लोकल, ये सब जनरल सिम्टम्स देखने को मिलता है। फीवर, फैटिग्यू, वीकनेस लिख सकते हैं आप लोग, पीछे बताएं आप लोग को, उसे देख के अपने याद कर लीजिए। लोकल इफेक्ट, लोकल सिम्टम्स, लोकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? जैसे रेडनेस हो गया, और गर्म हीट देखने को मिलेगा, इसमें बहुत कम मात्रा में देखने को, लंबे समय तक दिखेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। स्वेलिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये सब देखने को मिलेगा। ये सब आपको बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन हो गया, अब हम लोग उसको कैसे, मतलब एक नर्स के होते हुए आप उसको, पेशेंट को कैसे मैनेजमेंट कीजिएगा, तो वो देख रहे हैं, मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट का एक पहला जनरल अप्रोच है। जनरल अप्रोच, तो मैनेजमेंट का एक जनरल अप्रोच है, क्या है कि एड्रेस अंडरलाइनिंग कॉजेज। हम लोग जनरल अप्रोच में, मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जनरल अप्रोच में हम लोग करेंगे एड्रेसिंग करेंगे, पता करेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कॉज को, कारण को, कि वह किस वजह से हो गया है। जनरल अप्रोच में हम लोग क्या समझेंगे कि वह किस कारण से हुआ है, जैसे इन्फेक्शन से हुआ है, या फिर इंजरी से हुआ है, या बैक्टीरिया वायरस से हुआ है, या ऑटो इम्यूनी हुआ, यानी ऑटो इम्यूनी से हुआ है। ये सब हम लोग पहले चेक करेंगे, एड्रेस करेंगे, अंडर समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, राइस प्रोटोकॉल देंगे, प्रोटोकॉल। दूसरे में क्या करेंगे? राइस प्रोटोकॉल देंगे, प्रोटोकॉल। राइस मतलब क्या होता है? रेस्ट देंगे। आइस मतलब क्या करेंगे उसको? आई मतलब क्या करेंगे? आइस, उसको कहेंगे बर्फ से आप उसके बर्फ लगाइए। उसके बाद कहेंगे सी से क्या कहेंगे? कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। कॉम्प्रीशन, उसके बाद क्या करेंगे?
एलिवेशन। तो राइस प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे वहां पे, दूसरा में राइस प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में उसको क्या करेंगे कि हाई प्रोटीन लीजिए आप, हाई फ्लूइड अधिक मात्रा में आप फ्लूइड ले दीजिए, पानी आप अधिक पीजिए, ये सब उसको एडवाइस करेंगे। किसको? जो इसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसमें मैनेजमेंट पहला क्या करेंगे कि असेसमेंट करेंगे। हम लोग पहले जानेंगे कि उसका अंडरस्टैंड समझेंगे कि उसका इंजरी किससे हुआ है, इन्फ्लामेशन यानी कि बैक्टीरिया वायरस से हुआ है, इन्फेक्शन से हुआ है, या इंजरी से हुआ, चोट लगने से हुआ, फिर क्या या ऑटो इम्यूनिटी से हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइस प्रोटोकॉल देंगे, उसको कहेंगे रेस्ट कीजिए, उसके आइस का फ्लो कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन कीजिए और एलिवेशन कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। सपोर्ट क्या देंगे कि आप जो है प्रोटीन खाइए, प्रोटीन आप अधिक मात्रा में लीजिए और फ्लूइड लीजिए, पानी उनी जो है अधिक मात्रा में आप पीजिए। उसके बाद मेडिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेडिकेशन दवा देंगे। मेडिकेशन में क्या करेंगे हम, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स उसको देंगे, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जिससे वह ड्रग इंफ्लामेशन कम होगा। उसके साथ क्या देंगे, उसके साथ एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे कि उसका इंफ्लामेशन कम हो, और एनाल्जेसिक दवा देंगे कि उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है इंफ्लामेशन के कारण, वो फिर कम हो। तो ये हम लोग क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन देंगे। तो चलिए उसके बाद है कि नर्सिंग केयर कॉन्सिडरेशन है दूसरा टॉपिक। तो मैनेजमेंट हमारा खत्म हो गया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग समझ गए, मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, नर्सिंग केयर कॉन्सिडरेशन तो हमारा क्या है दूसरा, नर्सिंग कॉन्सिडरेशन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मतलब हो गया कि उसका जो है ना इन्फ्लामेशन में गहराई से हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, गहराई से जांच करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गहराई से जांच करेंगे। उसके बाद मॉनिटर करेंगे और मैनेज करेंगे, पेन को मैनेज करेंगे और पेन को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडुकेट करेंगे उसको, क्या करेंगे, एडुकेट करेंगे पेशेंट को एडुकेट करेंगे कि आप सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग मेजर, उस बीमारी से बचना कैसे है। जैसे इन्फेक्टेड एरिया में नहीं जाना है आपको, घाव को हमेशा ढक के रखना है आपको, इस तरह का उसको एडुकेट करेंगे। उसका प्रोवाइड करेंगे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उसको करेंगे। तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारा नर्सिंग केयर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, पेन मैनेज करेंगे, एडुकेट करेंगे एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे उसका। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब हमारा क्या है, नर्सिंग केयर प्लान।
तो आप लोग कॉलेज में आप लोग को बनवाता होगा नर्सिंग केयर प्लान, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। बनाए होंगे तो ठीक है, जो नहीं बनाए हैं तो इतना हम पढ़ा दिया है कि इस तरह आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। तो जितना पढ़ाए हैं उसको एक कार्डबोर्ड की तरफ, कार्डबोर्ड कॉपी आता है नर्सिंग केयर प्लान बनाने का, पूरा पेज सादा होना चाहिए, उसमें आप कॉलम बना बना के आप बना सकते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान में क्या कर सकते हैं, पहला गोल क्या रहेगा, पहला गोल्स क्या रहेगा, पहला एम रहेगा कि हम एलिमिनेट करेंगे, पेन को कम करेंगे, एलिवेट पेन, पेन को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके बाद करेंगे प्रोमोट हीलिंग, प्रोमोट हीलिंग करेंगे, मेडिकेशन देंगे उसको, मेडिकेशन के ऐसा मेडिकेशन जैसे कम्प्लेक्स आता है जो हीलिंग में भी, वो भी ड्रग से हेल्प करता है, मदद करता है। उस तरह से हम उसको गोल प्रोमोट करेंगे, हीलिंग करेंगे मेडिकेशन के द्वारा। उसको जो वांड हो गया, घाव हो गया, उसको क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे हीलिंग की, वह जल्द से जल्द भर जाए, प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शन से क्या करेंगे, हम उसको बचाएंगे। तो ये क्या हो गया, गोल हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब क्या हो गया कि जो स्थिति में पेशेंट है, जैसे इन्फ्लामेशन में उसको बहुत सारे दुख का सामना कर पड़ रहा है, तो उस स्थिति में पेशेंट, हमारे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल क्यों आता है, कोई दुखी से आता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको इंटरवेंशन करते हैं, मतलब उस स्थिति में उसको क्या करते हैं, तो उस स्थिति में हम बदलने के लिए कुछ उपाय देते हैं या कदम उठाते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, आपको दवा हुआ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, कदम उठाते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, उसको ड्रेसिंग करते हैं, बहुत सारे इसको भी हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे थे। जैसे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिवेंट इन्फेक्शन क्या कर रहे हैं, उसको हम उसके बचाव के लिए आगे की ओर कदम उठा रहे हैं। तो इस इंटरवेंशन में क्या करना है कि रेगुलर असेसमेंट करना है, रेगुलर असेसमेंट करना है। उसके बाद मेडिकेशन एडमिट का, मेडिकेशन देना है, मेडिकेशन दवा उसको देना है। उसके बाद कहने क्या करना है, एजुकेट करना है। ये सब आपको नर्सिंग केयर प्लान जब बनेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये तो शॉर्ट नोट में बता रहे हैं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये सब क्या करेंगे, देंगे, सपोर्टिव केयर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरवेंशन के बाद क्या करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे। एवोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि जब दवा हुआ दे दिए तो उसको क्या करें, मॉनिटर करेंगे फिर से कि पेन रिड्यूस हुआ कि नहीं होगा, उसको मॉनिटर करेंगे, लिखेंगे कि आपका पेन कम हुआ या नहीं हुआ, वो करेंगे और इंप्रूव करेंगे टिश्यू इंटर टिश्यू इंटीग्रिटी, जो और इंप्रूव करेंगे टिश्यू इंटीग्रिटी, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के समय में जो टिश्यू इंजरी हो गया था उसको अब क्या करेंगे, दवा से हो, दवा देके उसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, टिश्यू को स्वस्थ बनाएंगे। आप स्वस्थ बनाएंगे तभी तो वो हीलिंग का प्रोसेस में जाएगा, तभी तो वो घाव खत्म होगा। तो ये हमारा रोल था, ये हमारे, तो ये क्या था, नर्सिंग केयर प्लान का रोल था कि ऐसे से आपको पेशेंट के साथ करना है। तो चलिए आज हमने ये क्या किया, इस इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझा के और खत्म कर दिया। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, इन्फेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, इन्फेक्शन। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग को जाने से पहले एक लाइन आप लोग को सुना देते हैं, बोरिंग हो गए आप लोग पढ़ते पढ़ते, तो चलिए। तो चलिए,
तो चलिए सुनिए। तो चलिए सुनिए कि तेरी धड़कन सुनने को स्टेथोस्कोप चाहिए। तेरी धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए। तेरे बिना जीने को ऑक्सीजन चाहिए। क्या कह रहा है कि तेरी धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए और तेरे बिना जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लव स्टोरी हमारी बड़ी सर्जिकल है। लव स्टोरी हमारी बड़ी सर्जिकल है, क्योंकि तुझ पे दिल फिसलना मेरी सबसे बड़ी केमिकल गलती है। क्योंकि तुझ पे दिल फिसलना मेरी सबसे बड़ी केमिकल गलती है। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपने क्लास को एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं अगले लेक्चर में इन्फेक्शन के साथ। इन्फेक्शन के साथ आप लोग को मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सी यू नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।